तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसके सबूतों, उसकी टाइमलाइन और उसकी कानूनी पेचीदगियों ने पूरे देश को और खासकर मुंबई के टेलीविजन जगत को झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं नीरज ग्रोवर केस की। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि आज हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे फोरेंसिक डेटा, मोबाइल नेटवर्क और पुलिस की चालाकी ने एक बहुत ही परफेक्ट लग रहे झूठ के जाल को काट फेंका। तो चलिए बिना किसी देरी के इस केस की गहराइयों में चलते हैं। ड्राइविंग सीट पर एक लड़की थी, पीछे एक हट्टा-कट्टा नौजवान, और उनके पास इतने भारी काले बैग थे कि उन्हें उठाने के लिए दोनों को जोर लगाना पड़ा। जरा सोचिए, 7 मई 2008 की सुबह मुंबई के मलाड इलाके की धीरज सॉलिटेयर बिल्डिंग के एक सिक्योरिटी गार्ड ने ये नजारा देखा था। एक ग्रे रंग की सेंट्रो कार बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। गार्ड को लगा कि शायद कोई अपना फ्लैट शिफ्ट कर रहा होगा, सामान होगा। लेकिन उन बैग्स में जो था वो कोई आम सामान नहीं था। जब उस बात का खुलासा हुआ तो सुनने वालों की रूह कांप गई। उन काले बैग्स में एक बेहद मशहूर इंसान के शरीर के टुकड़े थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मशहूर इंसान आखिर था कौन? वो थे नीरज ग्रोवर, महज 26 साल का एक होनहार लड़का जो यूपी से मुंबई अपनी आंखों में बड़े सपने लेकर आया था। और देखते ही देखते वो एकता कपूर के मशहूर प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स का एक जाना माना कास्टिंग डायरेक्टर बन गया था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेकर महाभारत तक उनकी पारखी नज़र ने टीवी इंडस्ट्री को कई बड़े चेहरे दिए थे। इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें एक शांत, मिलनसार और मददगार इंसान के तौर पर जानता था। नए स्ट्रगल करने वाले एक्टर्स के लिए वो किसी मेंटर से कम नहीं थे। और दोस्तों के साथ कैफे कॉफी डे पर चिल करना ये नीरज का रूटीन था। अब इस कहानी में एंट्री होती है मारिया मोनिका सुसाइराज की। मार्च 2008 की बात है। नीरज की मुलाकात मारिया से एक ऑडिशन के दौरान होती है। मारिया एक कन्नड़ एक्ट्रेस थी जो हिंदी टीवी शोज में ब्रेक तलाश रही थी। नीरज ने अपनी आदत के मुताबिक मारिया की काफी मदद की, उन्हें बालाजी में ऑडिशन दिलवाए, अपने दोस्तों से मिलवाया। और फिर आती है 6 मई 2008 की वो रात। मारिया मलाड के उसी धीरज सॉलिटेयर बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 2001 में शिफ्ट हो रही थी। नीरज एक अच्छे दोस्त की तरह उनकी शिफ्टिंग में हाथ बटाने के लिए देर रात तक वहीं रुक गए। और यहीं से कहानी में एक तीसरा और सबसे अहम किरदार जुड़ता है, मारिया का मंगेतर एमिल जेरोम मैथ्यू। जेरोम इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट था और उस वक्त कोची में तैनात था। वो स्वभाव से मारिया को लेकर काफी पॉजेसिव था। रात करीब 11:30 बजे जेरोम का मारिया को फोन आता है और मारिया उसे बताती है कि नीरज अभी घर पे ही है। जाहिर है जेरोम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत नीरज को वहां से जाने को कहा, लेकिन उस रात नीरज वहीं रुक गए। कोची में बैठा वो नेवी ऑफिसर, जिसके दिमाग में शक का कीड़ा पहले से ही था, उस रात सो नहीं सका। ये शक ही उस भयानक घटना की चिंगारी बना। तो 7 मई 2008 की सुबह असल में क्या हुआ था? चलिए इस टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। सुबह ठीक 7:30 बजे जेरोम कोची से एक फ्लाइट लेकर सीधे बिना बताए मारिया के फ्लैट पर आ धमकता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है और वो नीरज को सामने देखता है, हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। दोनों के बीच एक हिंसक झड़प होती है और फिर रसोई के चाकू से नीरज पर कई वार किए जाते हैं, जिससे उनकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद दोपहर 3 बजे मारिया और जेरोम अपने एक दोस्त की कार मांग कर लाते हैं और रात के अंधेरे में मुंबई से करीब 90 किलोमीटर दूर मनोर के जंगलों में जाकर सबूतों को आग के हवाले कर देते हैं। देखिए, मर्डर तो हो गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक और कोल्ड ब्लडेड था। घबराने के बजाय उन्होंने बड़े बड़े पॉलिथीन बैग्स, एक नया चाकू, नए पर्दे और एयर फ्रेशनर खरीदे। एक दोस्त से झूठ बोलकर उसकी सेंट्रो कार उधार ली, भाईंदर से पेट्रोल खरीदा गया। और तो और वापस लौटने के बाद उसी शाम मारिया ने एक ब्रोकर को बुलाकर फ्लैट की उन दीवारों को तुरंत पेंट करवा दिया जिन पर खून के छींटे पड़े थे। ये कोई हड़बड़ी में किया गया काम नहीं था, ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी। अब एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ कानपुर में एक परिवार अपने बेटे के फोन का इंतजार कर रहा था। नीरज के माता पिता का ये रूटीन था कि वो हर सुबह उससे बात करते थे, लेकिन जब उस दिन फोन नहीं उठा तो एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। उनके पिता अमरनाथ ग्रोवर तुरंत मुंबई भागे चले आए। मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवाई गई। एक पिता रातों को लोखंडवाला की सड़कों पर अपने बेटे के गुमशुदा होने के पोस्टर लगा रहा था। वो हताशा, वो बेचैनी, आप और हम शायद उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन कहते हैं ना कि सच को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता।
अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इतनी सफाई से मिटा दिया गया था तो पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा कैसे? कैसे पुलिस ने फोरेंसिक जांच और मोबाइल टावर डेटा का इस्तेमाल करके इनके बुने हुए हर एक झूठ की धज्जियां उड़ा दी? चलिए इस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को थोड़ा करीब से देखते हैं। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ शुरू की तो मारिया और जेरोम ने कहानियों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। जेरोम ने दावा किया कि वो तो मारिया के फ्लैट पर गया ही नहीं था, वो लिंक रोड के एक होटल में रुका था। लेकिन पुलिस ने जब बिल्डिंग के गार्ड से पूछा तो उसने जेरोम को सुबह 7:30 बजे अंदर जाते देखा था। मारिया ने कहा कि उसने अपने रिश्तेदार के लिए कार उधार ली थी, लेकिन कार देने वाली दोस्त ने बताया कि गाड़ी तो मारिया और जेरोम दोनों लेने आए थे। और मारिया का ये दावा कि नीरज रात 12:30 बजे ही चला गया था, ये भी एक पड़ोसन के बयान से झूठा साबित हो गया। पुलिस ने उनके हर एक झूठ को चश्मदीदों के बयानों से काट दिया। और अगर चश्मदीदों के बयान काफी नहीं थे तो तकनीकी डेटा ने पुलिस का काम और आसान कर दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 मई के बाद महज एक हफ्ते के अंदर मारिया और जेरोम के बीच कितनी फोन कॉल्स हुई? 1000 से भी ज्यादा। जी हाँ, जो बात आम दिनों में दिन में सिर्फ 3-4 बार होती थी वो अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? पुलिस के लिए ये बिल्कुल साफ था कि ये दोनों अपनी अपनी कहानियों को मैच करने और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचने की पूरी प्लानिंग फोन पर ही कर रहे थे। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, एक छोटी सी गलती तो करता ही है, और यहाँ वो गलती थी मोबाइल नेटवर्क। दरअसल जब मारिया और जेरोम बॉडी को लेकर मनोर के जंगल की तरफ जा रहे थे तब नीरज के फोन पर लगातार कॉल्स आ रहे थे। ऐसे ही एक कॉल को साइलेंट करने या चेक करने के चक्कर में मारिया से वो कॉल कुछ सेकंड्स के लिए उठ गया। बस पुलिस ने जब नीरज के उस फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वो लोकेशन मलाड की नहीं बल्कि मुंबई से दूर मनोर के जंगलों की निकली। इस एक टावर पिंग ने इस पूरे केस का रुख पलट दिया। अब तक सबूतों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका था कि उससे बचना नामुमकिन था। 20 मई को पुलिस ने मारिया के सामने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और टावर लोकेशन की फाइल रख दी और मारिया टूट गई। उसने सब कुछ उगल दिया और हत्या का पूरा इल्जाम जेरोम पर डाल दिया। उधर कोच्चि से पुलिस ने जेरोम को अरेस्ट कर लिया तो उसने कहा कि मास्टरमाइंड तो मारिया थी। इसके बाद मारिया पुलिस को मनोर के जंगलों में उस जगह ले गई। वहां राख के बीच एक मोतियों की माला और गणेश जी का पेंडेंट मिला। वो सबसे दिल दहला देने वाला पल था जब नीरज के पिता ने उसी पेंडेंट को देखकर अपने बेटे को पहचाना। अब यहाँ से ये पूरा केस अदालत में पहुंचता है और यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे हम क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। इसका आसान मतलब ये है कि कोई ऐसा जुर्म जो किसी गहरी उत्तेजना, अचानक आए बहुत तेज गुस्से या भावना के आवेग में किया गया हो और इसमें पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती। बचाव पक्ष ने कोर्ट में यही बात रखी कि जेरोम ने पहले से कोई मर्डर प्लान नहीं किया था, बल्कि अपनी मंगेतर के फ्लैट में एक दूसरे आदमी को देखकर उसे अचानक इतना गुस्सा आया कि उसने अपना आपा खो दिया। अदालत के फाइनल फैसले को समझने के लिए हमें कानून की नज़र से 2 चीज़ों के बीच का फर्क समझना होगा: सुनियोजित हत्या यानी प्रीमेडिटेटेड मर्डर और गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड। सुनियोजित हत्या में आप पहले से प्लानिंग करते हैं, आपका साफ इरादा होता है किसी की जान लेने का। लेकिन गैर इरादतन हत्या तब मानी जाती है जब बिना किसी पुरानी प्लानिंग के अचानक हुए किसी बड़े उकसावे की वजह से इंसान हिंसक हो जाता है। कोर्ट को यही तय करना था कि ये केस इन दोनों में से किस कैटेगरी में फिट बैठता है। उस वक्त अगर आप टीवी खोलते तो मीडिया इससे एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर बता रही थी। मीडिया का दावा था कि मारिया ने नीरज को एक सोची समझी साजिश के तहत जाल में फंसाया है। लेकिन कोर्टरूम के अंदर जज मीडिया की नहीं, सिर्फ सबूतों की सुनते हैं। जज ने पाया कि जेरोम फ्लाइट लेकर तो आया था, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसने फ्लैट में रखे किचन के चाकू का इस्तेमाल किया, जो ये साबित करता है कि ये एक अचानक हुआ झगड़ा था, कोई पहले से प्लान किया गया मर्डर नहीं। और फिर पूरे 3 साल लंबे ट्रायल के बाद जुलाई 2011 में जज M.W. चंदवानी ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले ने सबको चौंका दिया। जेरोम को मर्डर का नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या का दोषी माना गया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन सबसे बड़ा शौक था मारिया का फैसला। अदालत ने मारिया को हत्या के आरोप से पूरी तरह बरी कर दिया। उन्हें सिर्फ सबूत मिटाने का दोषी माना गया, जिसकी अधिकतम सजा 3 साल होती है। और चूंकि मारिया ट्रायल के दौरान पहले ही 3 साल जेल में बिता चुकी थी, उसे अगले ही दिन रिहा कर दिया गया। जी हाँ, अगले ही दिन। जाहिर है इस फैसले के बाहर आते ही पूरे देश में एक भारी जन आक्रोश फैल गया। नीरज का परिवार, जो पिछले 3 साल से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा था, वो पूरी तरह टूट गया।
जिस भयानक क्रूरता के साथ नीरज के शरीर के टुकड़े किए गए थे, उसे देखते हुए लोगों को ये फैसला बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। मुंबई की सड़कों पर विरोध मार्च निकाले गए। खासकर टीवी इंडस्ट्री के लोगों ने जमकर आवाज उठाई। हर कोई बस एक ही बात पूछ रहा था कि क्या एक परिवार जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, उसके लिए यही न्याय था? उस वक्त टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का गुस्सा क्या था, इसे आप दिग्गज अभिनेता रजा मुराद के इस बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि भले ही चाकू जेरोम ने चलाया हो, लेकिन घटना के बाद जिस ठंडे दिमाग से सबूतों को मिटाया गया, नया चाकू लाया गया, फ्लैट को पेंट करवाया गया, उस सब में मारिया बराबर की हिस्सेदार थी। ऐसे में उसकी भूमिका को सिर्फ 3 साल की सजा में समेट देना बहुत से लोगों को न्याय के साथ एक भद्दा मजाक लगा। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। हम सब जानते हैं कि कानून सिर्फ सबूतों और अपनी तकनीकी परिभाषाओं पर काम करता है कि भाई इरादा पहले से था या अचानक बना। लेकिन जब एक परिवार का सब कुछ छिन जाता है और समाज उस अपराध की दरिंदगी देखता है, तो क्या कानूनी रूप से जो सही है वो नैतिक रूप से भी हमेशा सही महसूस होता है? नीरज ग्रोवर का ये केस हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करेगा कि जहां फोरेंसिक साइंस इतनी एडवांस हो गई है, वहीं हमारे लीगल सिस्टम की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल जरूर सोचिएगा।